वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं ज़ॉम्बी एपोकलिप्टिक और एक साइकोलॉजिकल हॉरर भी साथ में, तो बड़ा मजा आने वाला है आपको। कहानी की शुरुआत में हमें स्लोन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि सुबह के वक्त बाथटब में बैठकर खुद को मारने वाली है। असल में बताऊं आपको, वो अपने पिता से परेशान है यार, जो कि बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव है। यानी कि बिना मतलब का गुस्सा करना और हाथ उठा देना, ये तो उसके पिता की आम बात है। इसी वजह से स्लोन की माँ और बड़ी बहन लिली घर छोड़कर चली गई। अब स्लोन के हाथों में हम एक नोट देखते हैं जो कि उसने लिली के लिए लिखा हुआ था, जिससे हमें पता चलता है कि स्लोन अपनी बहन लिली से बहुत ही प्यार करती है दोस्तों। लेकिन वो स्लोन को ऐसी स्थिति में अकेला छोड़कर चली गई, इस वजह से स्लोन बहुत ही हर्ट है। दरअसल लिली स्लोन को अपने साथ इसलिए नहीं लेकर गई क्योंकि वो अंडर एज है, और एक अंडर एज लड़की को अपने साथ रखना इनके देश में क्राइम है दोस्तों। इसीलिए स्लोन के पास अब बस एक ही रास्ता है, मौत। तो स्लोन अपना हाथ काटने वाली होती है कि तभी दरवाजे को उसके पिता पीटने लग जाते हैं, जो कि स्लोन को बुला रहे होते हैं कि बाहर आ जाओ। उनकी आवाज सुनकर स्लोन तुरंत बाहर जाती है क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। और यहाँ पर हम साफ देख पाते हैं दोस्तों कि स्लोन का पिता कैसा है। स्लोन को ब्रेकफास्ट नहीं करना, फिर भी उसका डैड उसको चिल्लाकर जबरदस्ती टोस्ट खाने के लिए कहता है। अब यहाँ स्लोन का पिता जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, उसमें लिखी डेट से हमें इस कहानी की टाइमलाइन क्लियर हो जाती है। ये समय है 1988 का, यानी कि सोशल मीडिया, इंटरनेट और मोबाइल जैसी चीजें यहाँ नहीं रही होंगी। खैर, इसी बीच दरवाजे को अचानक से एक औरत जोर जोर से पीटने लग जाती है। वो लगातार चिल्ला रही होती है कि मदद चाहिए, मदद चाहिए। स्लोन के डैड दरवाजे को खोलने जाते हैं और इसी बीच स्लोन नोटिस करती है कि बाहर से काफी आवाजें आ रही हैं, इमरजेंसी सायरन बज रहे हैं और पूरा अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। इसी दौरान स्लोन के पिता जब अंदर आते हैं ना, तो उनके कपड़ों पर खून लगा होता है। अब ये देखकर स्लोन अपने पिता से पूछती है कि क्या हो गया। तो स्लोन का पिता कहता है, बेटा हमें जल्दी से यहाँ से तुरंत निकलना होगा। इतना कहकर वो अंदर सामान वगैरह लेने के लिए चला जाता है और स्लोन सिचुएशन को समझने के लिए पीछे के दरवाजे को खोलकर देखती है और तब पता चलता है कि ये तो एक तरह का ज़ॉम्बी आउटब्रेक है। लोग तो ज़ॉम्बी बने लोगों से भाग रहे हैं और ज़ॉम्बीज उनसे दोगुनी तेजी से दौड़ रहे हैं दोस्तों, उनको पकड़ रहे हैं, खा रहे हैं। ये सारी चीजें देखकर स्लोन तो एकदम से शॉक हो जाती है कि ये क्या हो रहा है देश में। इसी बीच एक ज़ॉम्बी लेडी की नजर स्लोन पे पड़ जाती है, तो वो तेजी से स्लोन की तरफ भागकर ही आ रही होती है। अब स्लोन की समझ में आता नहीं क्या करूं, उसके पैर जैसे जमीन में दब गए होते हैं। इतने में उसका पिता स्लोन को अंदर खींचकर दरवाजे को बंद कर देता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो ज़ॉम्बी लेडी खिड़की तोड़कर इनके घर के अंदर आ जाती है। स्लोन का पिता उस लेडी को रोकने जाता है, तो वो लेडी स्लोन के पिता के हाथ में बुरी तरह काटकर पूरा मांस बाहर निकाल देती है। और फिर ये देखकर उसका डैड टूटे हुए कांच के टुकड़े से उस लेडी के पेट में कई बार वार करता है, पर फिर भी कोई फायदा नहीं होता। अब ये देखकर उस लेडी की आंख में उस कांच के टुकड़े को घुसा देता है वो, जो कि उसके सर से बाहर निकलता है। यानी कि यहाँ भी दोस्तों वही पुराना रूल फॉलो हो रहा है कि ज़ॉम्बी को मारने के लिए उनके सर पे वार करना होगा, मतलब उनके दिमाग को डैमेज करना होगा, तभी वो मरेंगे। अब स्लोन जब ये मंजर देख जाती है ना, तो बुरी तरह डर जाती है और इस डर की वजह से वो भाग खड़ी होती है वहां से। वैसे भी उसे अपने पिता से छुटकारा पाना ही था। ज़ॉम्बीज के बीच स्लोन रोड पर बेतहाशा भाग रही होती है यहाँ वहाँ, और तभी एक ज़ॉम्बी उसको देखकर उसका पीछा करने लगता है, जिसके साथ ही सीन होता है कट। अब अगले सीन में दोस्तों एक दिन के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ स्लोन अपनी हाई स्कूल की बिल्डिंग में है और यहाँ पे उसके साथ 4 और लोग हैं। उसके क्लासमेट रे का दोस्त कैरी और एक जुड़वा भाई बहन ग्रेस और ट्रेस। अब हम देख पाते हैं कि स्लोन के पूरे शरीर पर खून ही खून लगा हुआ है। जाहिर है उसका खुद का खून तो नहीं होगा। अब स्लोन के साथ क्या हुआ यह हमें कुछ देर के बाद पता चलेगा दोस्तों। इसी बीच कैरी देखता है कि स्कूल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी है, मतलब कि इनके स्कूल में और भी कई लोग हैं फिलहाल तो। और जब कैरी अच्छे से देखता है तो स्कूल के गार्ड की उसको बॉडी मिलती है, जिसे इस स्कूल के इन्फेक्टेड प्रिंसिपल ने मारा है दोस्तों। असल में प्रिंसिपल इन्फेक्टेड होकर अपनी गाड़ी से स्कूल आया छिपने के लिए, और फिर वो खुद ज़ॉम्बी बन गया, जिसके बाद उसने गार्ड को मार दिया। लेकिन प्रिंसिपल को ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर कैरी उस पर हमला कर देता है और एक टेलीफोन से वो प्रिंसिपल के सर पर कई बार वार करता है, जिससे ज़ॉम्बी प्रिंसिपल की हो जाती मौत। अभी लोग इसके बाद सभी दरवाजों को कर देते हैं बंद, जिस दौरान स्लोन एक फोन के जरिए अपनी बहन लिली को कॉल करने की कोशिश करती है, पर फोन नहीं लगता और फोन पर भी एक इमरजेंसी मैसेज सुनाई दे रहा होता है कि ये कोई टेस्ट नहीं है बल्कि रियल इमरजेंसी है। अगर आप किसी सेफ जगह पे हैं तो खिड़की और दरवाजों को बंद करके उनको कवर कर लें और बचे रहने की कोशिश करें। इसी बीच रे स्लोन से पूछता है कि तुम इन्फेक्टेड तो नहीं हो ना। स्लोन के हाथों से फोन नीचे गिर जाता है और वो कहती है कि पता नहीं, उन लोगों का खून तो मेरे पूरे शरीर पे लगा हुआ है। रे कहता है कि उनके खून से कोई दिक्कत नहीं है, ये इन्फेक्शन सिर्फ उनके काटने से फैलता है, यानी कि उनके सलाइवा से। अब स्लोन रे से पूछती है कि तुम ये सारी चीजें कैसे जानते हो, तो वो जवाब देता है कि बस पता है मुझे। दोस्तों ये चीज रे कैसे जानता है ये भी हमें आगे पता चलेगा। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब स्लोन घर से भागी थी और एक ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ गया था, उसके बाद क्या हुआ था, यानी कि एक दिन पहले क्या हुआ। स्लोन उस एक ज़ॉम्बी से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत से भाग रही होती है। बड़ी मुश्किल से बचकर वो एक घर के बैकयार्ड में आती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात रे और कैरी से होती है। ये तीनों आगे बढ़ते हैं तो इनको एक कार दिखती है, जिसका वैसे एक्सीडेंट हो चुका था। इस कार में ग्रेस, ट्रेस और उनकी मां मैरी होती है। रेडियो के जरिए इमरजेंसी मैसेज में बताया जाता है कि आप लोग किसी तरह से बचते हुए रिकॉर्डिंग सेंटर पहुंचे, वहां आर्मी पहुंच चुकी है। और ये लोग तुरंत ही रिकॉर्डिंग सेंटर पहुंच जाते हैं, जहां के हालात और भी बुरे होते हैं दोस्तों। यहाँ वैसे काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिन्हें आर्मी वाले रोक रहे
होते हैं। जाहिर है इस भीड़ में कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है, तो बिना पूरी जांच किए किसी को अंदर तो नहीं लिया जा सकता, पर जिसका डर होता है वही होता है। एक इन्फेक्टेड भीड़ का फायदा उठाकर अंदर चला जाता है और रिकॉर्डिंग सेंटर के अंदर भी ज़ॉम्बीज़ का फिर हो जाता है तांडव शुरू, जो देखकर लोग यहाँ से भी निकल जाते हैं और एक खाली पड़े घर में पनाह लेते हैं। अब अंधेरा हो जाता है और मैरी जब घर की लाइट जलाती है तो कैरी उसको रोक देता है कि ज़ॉम्बी देख लेंगे। तो तब मैरी कहती है कि बेटा ये ज़ॉम्बीज़ आवाज से अट्रैक्ट होते हैं, जो कि तुम कर रहे हो फिलहाल, तो चुप रहो। और इस तरह यहाँ पे कैरी और मैरी की थोड़ी बहस हो जाती है। दोनों किसी एक ही बात पे राजी नहीं होते, दोनों ही खुद को लीडर की तरह दिखा रहे होते हैं। जैसे कैरी कहता है कि हमें नीचे रुकना चाहिए, अगर ज़ॉम्बीज़ आए तो हम आराम से भाग सकते हैं, तो वहीं मैरी का कहना होता है कि हमें ऊपर रुकना चाहिए क्योंकि नीचे अगर ज़ॉम्बीज़ आए तो हम ट्रैप हो जाएंगे और ऊपर से खिड़की के जरिए कूद कर भाग सकते हैं। और वैसे दोस्तों मैरी इसी तरह अपने घर से भी बच निकली थी, तो उसे इस प्लान पे थोड़ा भरोसा है। इस वजह से कैरी को मैरी की बात माननी पड़ जाती है, इसलिए सभी ऊपर के फ्लोर पे पनाह लेते हैं। जिस दौरान स्लोन को वो दिन याद आता है जब उसका बर्थडे था और उसकी बहन लिली उसके साथ थी। आज के दिन स्लोन का टेस्ट होने वाला है दोस्तों, जिस कारण लिली उसको जगाती है। ये वो याद कर रही है, ठीक है स्लोन, ये बातें जो मैं बताने वाला हूँ। तो लिली उसको जगाती है, उसके लिए नाश्ता बनाती है, साथ ही वो स्लोन को डैड की वॉलेट से पैसे भी चुरा कर देती है ताकि वो स्कूल में कुछ लेकर खा सके। इसके बाद लिली डैड की कार से स्लोन को स्कूल छोड़ने जाती है और स्लोन थोड़ा दुखी भी है क्योंकि लिली ने उसको बताया कि मैं घर छोड़कर जाने वाली हूँ। वैसे तो स्लोन भी लिली के साथ जाना चाहती है, लेकिन वो कहती है कि तुम अभी नाबालिग हो तो तुम्हें नहीं लेके जा सकते, पर चिंता मत करो, मैं तुमसे कांटेक्ट करती रहूंगी। साथ ही मैं डैड से भी बात करूंगी कि तुम्हारे बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करें। अब यहाँ लिली स्लोन को एक बर्थडे कार्ड भी देती है, जिसे स्लोन शाम को खोल देने का फैसला करती है क्योंकि अभी तो उसको स्कूल जाना है। तो इस तरह स्कूल छोड़ने के बाद लिली के एक्सप्रेशन दोस्तों अचानक बदल जाते हैं, मानो कि वो भी जानती है कि उसके डैड कभी बदलने नहीं वाले। खैर इसी बीच कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ इन सभी को कुछ आवाज आती है। और अभी दोस्तों मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि उस समय स्लोन के साथ क्या हुआ था जब वो घर से भागी थी। तो फिलहाल तो ये उस बिल्डिंग में थे ऊपर, तो इनको एक आवाज आती नीचे से। अब कैरी का कहना होता है कि यह आवाज ज़ॉम्बी की नहीं लग रही, पर मैरी कहती है ये ज़ॉम्बी की ही है। वैसे तो कैरी को अपनी बात पे पूरा यकीन होता है दोस्तों, इसीलिए वो नीचे देखने जाता है तो देखता है कि एक ज़ॉम्बी खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया। सभी तो सो रहे होते हैं, तो किसी ने खिड़की टूटने की आवाज सुनी ही नहीं। खैर रे उस ज़ॉम्बी को तो मार देता है, लेकिन इस आवाज के कारण दोस्तों और भी ज़ॉम्बीज चारों तरफ से इनकी तरफ आ रहे होते हैं। तो अब जल्दी से सभी को मैरी के प्लान के मुताबिक ऊपर के फ्लोर से कूदकर बाहर निकलना होगा। अब इनके पास एक ही सेफ जगह होती है, वो है हाई स्कूल बिल्डिंग। तो ये सभी एक दीवार के पीछे छुपे होते हैं। कैरी सबसे आगे होता है और मैरी उससे कहती है कि ज़ॉम्बी दिख रहे हैं क्या? तो कैरी कहता है कि फिलहाल तो रास्ता साफ है। और फिर ये सभी स्कूल की तरफ बढ़ते हैं तो मैरी देखती है कि ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। अब वैसे ये सभी तो मारे जाते, इसलिए मैरी ग्रेस और ट्रेस से स्कूल की तरफ भागने के लिए कह देती है। इतने में ज़ॉम्बीज मैरी पे हमला कर देते हैं दोस्तों, उसको नोच खाते हैं। एक ज़ॉम्बी कैरी पर भी हमला करता है, जिससे किसी तरह बचकर कैरी भाग जाता है। एक ज़ॉम्बी तो स्लोन को भी पकड़ लेता है और फिर यहाँ पे रे स्लोन की मदद करता है और एक बेसबॉल बैट से ज़ॉम्बी को उसका सर खोल देता है मतलब, और उसी का पूरा खून स्लोन की बॉडी पे गिर जाता है। इस तरह अब ये दोनों भी स्कूल की तरफ भाग जाते हैं और एक फेंस पर चढ़कर स्कूल की बिल्डिंग के अंदर हो जाते हैं दाखिल, और तब से ये स्कूल में है। तो ये हुआ था इनके साथ। अब इसी बीच स्लोन वापस उसी दिन के बारे में सोचती है जब उसका बर्थडे था दोस्तों, और स्लोन स्कूल से घर आई इस उम्मीद में कि घर पर उसके लिए बढ़िया पार्टी रखी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि स्लोन के पिता ने फिर से सब कुछ खराब कर दिया होता है। लिली को मारा था उन्होंने बहुत ज्यादा, और अगले दिन तो लिली घर छोड़कर जाने वाली थी। तो स्लोन उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, पर लिली उसको नहीं लेके जाती। उसने कारण बताया था ना कि तुम नाबालिग हो। इसी बीच डैड वहाँ पे आ जाते हैं, जिन्हें स्कूल से फोन आया होता है। वो इसीलिए क्योंकि स्लोन स्कूल गई ही नहीं आज, तो इसीलिए बड़े गुस्से में होते हैं और स्लोन पे हाथ उठाने वाले होते हैं कि तभी लिली बीच में आ जाती है। ये देखकर तो उसका पिता लिली को सीढ़ियों से नीचे धक्का देता है, जिसके बाद तो लिली के लिए पानी सर से ऊपर चला जाता है दोस्तों। तुरंत ही घर छोड़कर चली जाती है वो, और फिर तो स्लोन भी समझ जाती है कि लिली के जाने के बाद अब उसके हिस्से की मार मुझे ही खानी पड़ेगी। लिली तो चली गई दोस्तों, लेकिन लिली ने कभी भी वापस मुड़ कर नहीं देखा। सीन वहीं वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ वो स्कूल में है। हर जगह के दरवाजे को बहुत अच्छे से कवर करके रे पूछता है कि अब और कोई काम तो नहीं बचा। तो कैरी कहता है कि आज के लिए इतना काफी है, हमारे पास यहाँ इतना खाना है कि हम 1 महीना तक रुक सकते हैं। अब बेचारा ट्रेस अपनी माँ की मौत से बहुत दुख में होता है। वो कैरी से कहता है कि तुम हमेशा अपने चलाते हो ना, मेरी माँ के रहते तुम्हारी नहीं चल रही थी, इसलिए तुमने जानबूझ के झूठ बोला कि कोई ज़ॉम्बी नहीं है, रास्ता साफ है, और फिर अचानक ज़ॉम्बी आ गए। तुमने जानबूझ के मरवाया मेरी माँ को। तो कैरी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, ज़ॉम्बीज हमसे तेज भागते हैं। उस वक्त तो वहाँ नहीं थे, पर जब हम निकले तो आ गए, अब हम क्या करें। और ज़ॉम्बीज ने तुम्हारी माँ पे थोड़ी हमला किया, हम पे भी तो किया था। लेकिन ट्रेस ये मानने को तैयार नहीं होता, तो वो कैरी से लड़ पड़ता है। अब ये देखकर स्लोन वहाँ से दूर हट जाती है, क्योंकि अब वो मारपीट लड़ाई झगड़े से थक चुकी थी दोस्तों।
तब रे दोनों को छुड़वाता है। इसी बीच ग्रे स्लोन को बताती है कि थिएटर रूम में काफी कपड़े हैं, वैसे तुम कपड़े बदल लो नहा धोकर, क्योंकि स्कूल में पानी भी आ रहा है। दोनों बाथरूम में जाती है, जहाँ पर जब स्लोन अपने कपड़े उतारती है तो हम उसके शरीर पर कई निशान देख पाते हैं दोस्तों, जो कि जाहिर है उसे ज़ॉम्बी ने नहीं बल्कि उसके खुद के पिता ने दिए थे, इतना मारता था उसको वो। अब कुछ देर के बाद जब ये सभी खाना वगैरह खा रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज की आवाज सभी को परेशान कर देती है। ज़ॉम्बीज हर दरवाजे पर होते हैं सिवाय लाइब्रेरी के विंडो को छोड़कर, क्योंकि उस तरफ की फेंसिंग काफी बड़ी थी जिस पर ज़ॉम्बीज चढ़ नहीं पाते। इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ज़ॉम्बीज अगर अंदर घुसे तो यहीं से बचने का चांसेस है। अब ज़ॉम्बीज की आवाज बढ़ती जा रही होती है, मतलब वो दरवाजा तोड़कर कभी भी अंदर आ सकते हैं, ऐसी सिचुएशन हो गई है। पर इसी बीच स्कूल के सामने वाले गैस स्टेशन पे एक धमाका होता है और ज़ॉम्बीज उस तरफ चले जाते हैं, क्योंकि धमाके की आवाज उनको अट्रैक्ट कर देती है और फिर ये लोग यहाँ पे चैन की सांस लेते हैं कि चलो बच गए। अब रात में सोते वक्त स्लोन को एहसास होता है कि जैसे कोई उसके चेहरे को टच कर रहा है, साथ ही उसे अपने पिता भी दिखाई देते हैं जो कि ज़ॉम्बी बनकर उस पर अटैक करने वाले हैं। वैसे ये स्लोन का सपना था दोस्तों। आँख खुलने के साथ वो देखती है कि वहाँ पे कोई है भी नहीं। अब इसके बाद स्लोन पानी पीने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे कोई पीछे से छुप कर देख रहा होता है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो जो कोई भी है ना वो छिप जाता है, लेकिन स्लोन ने उसको देख लिया था और वो जल्दी से सभी को बताती है कि मैंने यहाँ किसी को देखा, यहाँ स्कूल में कोई और भी है। ये लोग धीरे से जाकर हर जगह चेक करते हैं तो एक अलमारी खोलने पर उसके अंदर एक आदमी सोता हुआ दिखता है, जो कि इनका टीचर मिस्टर बैक्स्टर है दोस्तों। बैक्स्टर के हाथ में गन है और स्लोन हिम्मत करके उस गन को उसके हाथों से लेकर रे को दे देती है, जिससे बैक्स्टर जाग जाता है। फिर ये लोग उसको खाना पानी देते हैं। अब वो बैक्स्टर से पूछते हैं कि स्कूल में घुसे कैसे आप, क्योंकि अगर वो घुस सकता है तो कोई भी ज़ॉम्बी आराम से घुस जाएगा। तो बैक्स्टर कहता है कि मुझे तो याद ही नहीं मैं यहाँ पे आया कैसे, लेकिन बाहर अभी शांति है, सारे ज़ॉम्बीज शांत पड़े हुए हैं जमीन पर, एक तरह से वो खुद को चार्ज कर रहे हैं फिलहाल रेस्ट करके। तो कैरी कहता है कि तुम अंदर कैसे आए ये तुम्हें पता नहीं, लेकिन बाहर की सारी जानकारी हुआ। खैर वैसे बैक्स्टर तो अभी खाने में लगा होता है, तो सभी उसको खाना देते हैं, जो उसको चाहिए वो देते हैं, लेकिन स्लोन बैक्स्टर को घूर कर देखे जा रही होती है लगातार। तो बैक्स्टर उसको टॉन्ट मारते हुए कहता है कि किसी को ऐसे देखना अच्छी बात नहीं होती। तो स्लोन कहती है कि यही चीज तो मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, आप मुझे पानी पीते हुए छिपकर क्यों देख रहे थे मुझे पता है, जब मैं सो रही थी तब आपने मेरे चेहरे को छुआ भी। यानी कि दोस्तों वो स्लोन का सपना नहीं था, सच में किसी ने उसको छुआ था। ये बैक्स्टर इन पे चुपचाप नजर रख रहा था फिलहाल, और हो सकता है कि उसी ने स्कूल में घुसने के लिए गैस स्टेशन में धमाका करके ज़ॉम्बीज का ध्यान दूसरी ओर किया हो। अब बैक्स्टर ने जिस तरह स्लोन को छुआ था उससे ये तो साफ है कि वो अच्छा आदमी तो है नहीं। खाने के बाद वो नहाता है तो कैरी बाथरूम तक उसके साथ जाता है और स्लोन ग्रेस और बाकी सभी से कहती है कि इस बैक्स्टर पे भरोसा मत करना, इससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। दोस्तों ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे कैरी आ जाता है, जो कि रेस से मांगता है गन ताकि वो बैक्स्टर को गोली मार सके। और कैरी ऐसा इसीलिए करना चाहता है क्योंकि उसने बैक्स्टर के हाथ में घाव देख लिया था, जो कि ऑब्वियसली किसी ने काटा होगा, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है, और अगर वो है तो फिर इन सभी के लिए दिक्कत हो जाएगी। अब रे कैरी को गन तो देता है, लेकिन वो कहता है कि हमें पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं। ये बताओ कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर कम था क्या। कैरी कहता है ये सब तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उसके हाथ पर काटने का निशान था, तो वो जाहिर है इन्फेक्टेड हो चुका है। इस तरह ये लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे बैक्स्टर आ जाता है, जिसके आते कैरी उसको गन दिखाकर बोलता है कि तुम जल्दी से अपना हाथ दिखाओ पहले। अब बैक्स्टर अपना हाथ आगे दिखाने के बजाय वहाँ से पूरी तेजी के साथ भागता है दोस्तों, जिसके सभी पीछे पड़ते हैं और उसे आखिरकार पकड़ लेते हैं। कैरी उसके हाथ को तो देखता है तो उसमें सच में किसी के काटने का निशान मौजूद होता है। अब ये देखकर कैरी उसको मारने वाला होता है कि तभी बैक्स्टर कहता है कि मुझे मारने से अच्छा है तुम लोग मुझे बाहर ही छोड़ दो। ये सुनकर सभी कहते हैं कि ये भी सही है और वो बैक्स्टर को तुरंत बाहर जाने के लिए कह देते हैं। तो बैक्स्टर बाहर जाने के बजाय बातें बनाने में लग जाता है, कहता है कि तुम लोग मुझे बाहर भेजकर भी मार ही रहे हो, है ना। जानते हो तुम्हारी तरह मैं भी ज़ॉम्बीज से बचते बचते स्कूल में आना चाहता था। उस दौरान मेरी मुलाकात एक और आदमी से हुई। अब जान बचाने के लिए हम दोनों साथ हो गए और एक दूसरे की मदद करना चाह रहे थे। स्कूल के पीछे से अंदर आने का एक ही रास्ता था, एक छोटी सी खिड़की के जरिए, जिसमें एक बार में एक ही आदमी अंदर जा सकता था। ज़ॉम्बीज ने हमें देख लिया और वो हमारी तरफ ही आ रहे थे। ये देखकर मैं पहले खिड़की के अंदर आया और फिर मैं उस आदमी को अंदर खींचने लगा, लेकिन ज़ॉम्बी ने उसे पकड़ लिया और उसके पैर को खींचने लगे बाहर, पर मैं भी पूरी ताकत से उसको अंदर खींच रहा था। अब वो शख्स जिसको मैं बचा रहा था उसे तो इन्फेक्शन हो चुका था, तो उसने सिर्फ इसीलिए मुझे काट लिया क्योंकि मैंने वक्त रहते उसको अंदर नहीं खींचा। गुस्से में काट दिया उसने, और उसके इतना करते ही मैंने उसके ज़ॉम्बी बनने से पहले ही उसके सर पे तब तक किक मारा जब तक वो मरा नहीं। और वैसे बता रहा हूँ तुम्हें, उसने मुझे तब काटा था जब वो ज़ॉम्बी नहीं बना था, शायद इसीलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ, क्योंकि इन्फेक्शन तो तब होगा जब ज़ॉम्बी काटेगा। वो तो ज़ॉम्बी बना ही नहीं था, उससे पहले मैंने उसे मार दिया था, तो शायद मुझे इन्फेक्शन नहीं है।
अब दोस्तों यहाँ पे कोई भी वैसे बैक्स्टर की बात का विश्वास नहीं करता और उसे बाहर जाने के लिए बोलने लग जाते हैं कि तुम जाओ जो भी है। तो बैक्स्टर कहता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन कोई मेरे लिए इस दरवाजे को खोल दो। अब कैरी बैक्स्टर के लिए दरवाजा खोलने जाता है दोस्तों, और बैक्स्टर मौका देखकर कैरी के हाथ पे काट लेता है, जो देखकर सभी दंग रह जाते हैं। कैरी को काटने के बाद बैक्स्टर कहता है कि मैं इन्फेक्टेड हूँ या नहीं ये तुम्हें भी पता चल जाएगा। मेरे पास खुद को साबित करने का सिर्फ यही एक रास्ता था। ये होने के बाद भी बैक्स्टर को बाहर सभी निकाल देते हैं दोस्तों, जिसके बाद ट्रेस कैरी पर गन तान देता है और कहता है कि तुम्हें भी बाहर जाना होगा। तो तब रे कहता है कि भाई हम कैरी को नर्सिंग होम में बंद रखेंगे, अगर वो ज़ॉम्बी बना तो भी हमें कोई खतरा नहीं होगा। और ट्रेस इस बात के पक्ष में नहीं था वैसे तो, लेकिन ग्रेस उसको समझाती है कि ये लोग ठीक ही तो कह रहे हैं। तो ग्रेस के कहने पे ट्रेस मान जाता है। कैरी के घावों की मरहम पट्टी करने के बाद उसे नर्सिंग रूम में बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद रे से स्लोन पूछती है तुम्हें कैसे पता जब कोई ज़ॉम्बी बनता है तो उसकी बॉडी ठंडी हो जाती है। तब यहाँ उसको रे बताता है कि मेरे सामने ही मेरे पिता इन्फेक्टेड हुए थे और ज़ॉम्बी बन गए थे। उन्होंने मेरी माँ पे हमला किया तो मुझे उनको ना चाहते हुए भी अपने हाथों से मारना पड़ा, पर उन्होंने माँ को काट लिया था। माँ भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी तो उन्हें भी मुझे मारना पड़ा। अब रे स्लोन से कहता है कि तुम इस जिंदगी की कदर करो स्लोन। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब इसका स्लोन कोई जवाब नहीं देती फिलहाल। अब आगे स्लोन जब कैरी के लिए कुछ खाने को लेकर जाती है तो वो देखती है कि ग्रेस कैरी के साथ है और दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। ये देखकर स्लोन को एहसास हो जाता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब तुरंत रे के पास जाकर उसे किस करती है वो, क्योंकि सोचती है टाइम कम है, हम भी कर लेते हैं कुछ। और वहाँ काम निपटाने के बाद ग्रेस और कैरी फैसला करते हैं जिस जगह से बैक्स्टर अंदर घुसा था क्यों ना वहाँ चलकर देखा जाए कि वो सच बोल रहा है या नहीं। दोनों उस जगह जाकर देखते हैं तो दोनों को वहाँ सच में एक लाश मिलती है जिसके सर को बुरी तरह से कुचला गया था। मतलब बैक्स्टर ने जिस आदमी को मारा था उसी की लाश है ये, यानी कि बैक्स्टर सच बोल रहा था। अब कैरी काफी देर से बदला नहीं था, मतलब उसमें कोई सिम्टम्स नजर नहीं आए थे, तो उसे और खासकर ग्रेस को एहसास हो जाता है कि बैक्स्टर को बाहर निकालकर हमने गलती कर दी, वो शायद इन्फेक्टेड नहीं था। दोनों ये बातें सबको बताते हैं पर अब तो कुछ हो नहीं सकता ना। इसी दौरान रेडियो पर चल रहा मैसेज बदल जाता है। उसमें बताया जाने लग जाता है कि जो भी लोग अभी इन्फेक्टेड नहीं है वो किसी तरह से रफॉर्ड पहुंचे। वहां पर सरकार ने शेल्टर बनाए हुए हैं। उस जगह पहुंचने के बाद सभी मेडिकल प्रोसेसिंग होगी और फिर उनको शेल्टर में पनाह दी जाएगी। बाकी अगर किसी को कोई इन्फेक्टेड मिलता है तो उसकी किसी भी तरह कोई मदद ना करें। सरकार को भी नहीं पता था कि ये सब किस तरह फैला, शायद ये किसी तरह के वायरस का नतीजा है। अब ट्रेस कहता है कि हमें यहाँ रुकना चाहिए, ये सेफ है, सभी के लिए पर्याप्त खाना भी है। मगर कैरी कहता है कि हमें शेल्टर जाना चाहिए, भले ही वो यहाँ से 100 मील की दूरी पर है। हमें बस एक कार चाहिए जिसमें फ्यूल हो, क्योंकि यहाँ जो खाना है वो कभी न कभी तो खत्म होगा ही। बाकी यहाँ हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आने वाला। तो ट्रेस कैरी पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि तुम बाकी सभी को ज़ॉम्बीज़ के आगे करके उसी तरह मरवा दोगे क्या जिस तरह तुमने मेरी माँ को मरवाया था। फिर से इस बात पे दोनों की तगड़ी बहस हो जाती है। अब वैसे भी लड़ाई झगड़े से स्लोन को तो बहुत दिक्कत है दोस्तों, तो वो चले जाती है साइड में। अचानक से उसको कॉरिडोर में कोई पड़ा हुआ मिलता है जिसके बारे में स्लोन जल्दी से सभी को बताती है। तो ये कोई और नहीं बल्कि बैक्स्टर होता है, जो कि अब बन चुका है ज़ॉम्बी। उसे काट लिया होगा किसी ज़ॉम्बी ने, वो बाहर चला गया था और पता नहीं वो स्कूल में कैसे आ गया। तो ग्रेस क्या करती है दोस्तों, उन्हें मारने से पहले उनको देखने जाती है। वो उनके हाथ को छूकर देखती है तो हाथ ठंडे पड़े होते हैं, लेकिन तभी बैक्स्टर ग्रेस पे कर देता है हमला, जिसे बचाने के लिए स्लोन आगे आती है। गन ट्रेस के हाथ में थी तो कैरी गोली चलाने के लिए कहता है, मगर ट्रेस एकदम फ्रीज हो जाता है। काफी कहने के बाद जब वो गोली चलाता है ना तो उसका निशाना चूक जाता है। अब ये देखकर कैरी उससे गन छीनकर पास में बैक्स्टर के सर में 2 गोली मार देता है, तब जाकर वो मरता है बैक्स्टर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गलती ये हो गई थी, जो गोली ट्रेस ने चलाई थी ना वो ग्रेस को लग गई थी। ये देखकर तुरंत जाकर वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गलती से ट्रेस ने अपनी बहन ग्रेस को मार दिया और इस बार गलती ट्रेस की होती है, लेकिन इसका इल्जाम वो स्लोन को देता है। वो कहता है कि अगर स्लोन बीच में नहीं आती तो मेरा निशाना नहीं चूकता। वो तो स्लोन को मारता भी है, पर कैरी और रे उसे पकड़ लेते हैं और बेचारी स्लोन, जो कि पहले से अपने पिता से इतनी मार खा के आई हुई है, चुपचाप रोते हुए वहां से चली जाती है। स्लोन को यहाँ पे वही फोन मिलता है जिसे वो लिली को कॉल करने के बाद यहाँ छोड़ दी थी। अब वो उस फोन को चेक करती है तो उसमें लिली का होता है एक मैसेज जिसमें लिखा होता है कि मैं घर पर हूँ, तुम जहाँ भी हो घर चली आओ। घर पूरी तरह से सेफ है। अब फोन में नेटवर्क तो होता नहीं, तो स्लोन लिली को ना तो मैसेज कर पाती है ना ही फोन करके पूछ सकती है कि अभी वो घर पर है या नहीं, क्योंकि मैसेज तो पता नहीं कब भेजा गया था। पर स्लोन सोचती है कि लिली मेरे लिए घर आई तो मुझे भी घर जाना ही पड़ेगा। यही चीज स्लोन कैरी और रे से बताती है। वो कहती है कि पहले हम मेरे घर जाएंगे, वहां से लिली को लेने के बाद हम डैड की गाड़ी से रेफोर्ड की तरफ निकलेंगे। डैड की गाड़ी में हमेशा फ्यूल फुल रहता है तो रुकना भी नहीं पड़ेगा कहीं पे। ये सुनकर कैरी और रे उसके साथ चलने को हो जाते हैं तैयार। अब ट्रेस तो अपनी बहन की मौत से दुखी है दोस्तों ऑलरेडी, उसे अपनी गलती का रियलाइज हो चुका है। यहाँ वो स्लोन से माफी मांगता है कि मैंने तुम पे इल्जाम लगाया, उसके लिए माफ कर दो मुझे, तो वो भी माफ कर देती है। लेकिन ये क्या दोस्तों, इसके बाद तो ट्रेस खुद को गोली मार देता है। स्लोन तो दंग रह जाती है और वो चुपचाप फिर ट्रेस के हाथ से गन लेकर बाहर आ जाती है।
और जो भी ट्रेस ने किया वो कैरी और रे से बताती है। ट्रेस के मरने के बाद ये लोग अब बाहर निकलते हैं जहाँ इनके पीछे ज़ॉम्बी पड़े होते हैं दोस्तों। स्लोन एक ज़ॉम्बी को गोली मारने जाती है तो पता चलता है गन में गोली ही नहीं है। अब स्लोन और उसके दोस्त ज़ॉम्बी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पता है वो ज़ॉम्बी से तेज तो भाग नहीं पाएंगे, इसलिए ये लोग एक कार देखकर उसमें जाने की सोचते हैं, पर कार होती लॉक्ड। मगर किस्मत से कार का सेफ्टी अलार्म बजने लग जाता है और सारे ज़ॉम्बीज उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर इन तीनों को वहां से निकलने का मौका मिल जाता है। आगे ये लोग एक घर में जाते हैं जहां पर स्लोन इस घर की मालिक की लाश को देखती है। इस घर में कपल और उनका बच्चा रहते थे। पत्नी ज़ॉम्बी बन गई तो उसे पति को मारना पड़ा और फिर कई दिनों तक वो आदमी और उसका बच्चा यहाँ छिपे रहे। पर जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उस शख्स ने पहले अपने बच्चे को मारा और फिर खुद की जान ले ली। इस शख्स की लाश देख स्लोन एकदम से घबरा जाती है। उसे समझ आ जाता है कि जिंदगी जीना भी कठिन है, लेकिन उससे कई ज्यादा कठिन है मौत को गले लगाना। अब स्लोन को दोस्तों जिंदगी कितनी कीमती है इसका पता चल रहा है। खैर ये सभी इस घर से निकलकर स्लोन के घर की तरफ जाते हैं, जहाँ रास्ते में एक बार फिर इनको ज़ॉम्बी घेर लेते हैं और ये देखकर कैरी इस बार उन ज़ॉम्बीज को अपने पीछे भगाता है ताकि स्लोन और रे निकल सके। ये फैसला कैरी ने इसलिए लिया क्योंकि खुद को लीडर मानता आ रहा है वो, पर वो किसी की जान नहीं बचा पाया अभी तक। फिर चाहे वो बैक्स्टर हो, मैरी हो, ग्रेस हो, ट्रेस हो, उसने स्लोन से वादा किया था कि वो उसे घर तक सही सलामत पहुंचाएगा और इस तरह उसने वादा भी पूरा कर लिया। इसके बाद स्लोन और रे स्लोन के घर में खिड़की से घुस जाते हैं, जहां पर स्लोन जब नीचे जाकर देखती है तो उसको अपनी बहन लिली दिखाई देती है, जो कि अभी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है दोस्तों। लिली स्लोन पे हमला करने आती है तो स्लोन जोर से उसका नाम पुकारती है और एक पल के लिए लिली रुक तो जाती है, मगर फिर से वो स्लोन को काटने की कोशिश करती है, जो देखकर स्लोन आखिरकार उसे अपने हाथों से मार देती है दोस्तों। उसने लिली के सर पर वार करके उसको आजाद कर दिया होता है। यहाँ स्लोन को अपने पिता की भी लाश मिलती है। असल में हुआ ये कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बाद लिली अपनी बहन के लिए वापस आई। अब डैड पहले से इन्फेक्टेड हो चुके थे तो लिली को अपने ज़ॉम्बी डैड का सामना करना पड़ा। उन्होंने लिली को भी इन्फेक्टेड कर दिया, पर लिली ने उनको मार डाला। उनको मारने के बाद लिली ने स्लोन को मैसेज किया घर सेफ है वापस आ जाओ, पर वो खुद ज़ॉम्बी बन गई उसके बाद। अब इसके बाद स्लोन रे के साथ डैड की कार में बैठती है रेफोर्ड निकलने के लिए। कैरी के साथ क्या हुआ ये हमें नहीं दिखाया जाता। जाहिर है ज़ॉम्बीज फास्ट होते हैं तो उन्होंने कैरी को पकड़ लिया होगा, तो अब उसका इंतजार करना बेकार है। इस गाड़ी में स्लोन को वही कार्ड मिलता है जो बर्थडे के दिन लिली ने उसको दिया था और स्लोन उसको खोल नहीं पाई थी। आज वो उस कार्ड को देखती है तो उसमें लिली ने लिखा हुआ था कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ स्लोन। और यहाँ स्लोन समझ पाती है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी जब उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया था। उसे समझ आ जाता है दोस्तों जिंदगी हमें अलग अलग सिचुएशन में डालकर टेस्ट करती है। ये ज़ॉम्बीज की इमरजेंसी सिचुएशन कोई टेस्ट नहीं बल्कि इमरजेंसी थी, पर इसने सभी को टेस्ट किया, खराब परिस्थिति में डाला, किस पर भरोसा करे किस पर ना करे, ये सारी चीजें दिखाई। और ये कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी मूवी नहीं करती, एक साइकोलॉजिकल हॉरर टाइप मूवी होती है दोस्तों। वही करती है जो जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, कभी कभी लाइफ हमें सिखाती है, जैसे इस सिचुएशन में स्लोन को सिखाया। कैरी को टेस्ट किया कि वो कठिन फैसले ले पाता है या नहीं। ग्रेस को भी टेस्ट किया किस वक्त किस पर विश्वास करना चाहिए। ग्रेस ने दूसरी बार बैक्स्टर पर भरोसा करके गलती कर दी क्योंकि उसे पछतावा हो रहा था कि पहले हम लोगों ने बैक्स्टर का विश्वास नहीं किया और उसको मारने के लिए बाहर भेज दिया, जबकि इस बार तो वो इन्फेक्टेड था। इस तरह बैक्स्टर ने भी अपने दोस्त पर विश्वास करके गलती कर दी। और ट्रेस की बात करें तो उसने सीखा कि अपनी की हुई गलतियों का जो दोष है वो दूसरों को नहीं देना चाहिए। रे ने मुश्किल फैसला लिया ज़ॉम्बी बनने के बाद अपने माता पिता को अपने हाथों से मारने का। और मूवी के आखिर में रे और स्लोन साथ में निकल पड़ते हैं रेफोर्ड की तरफ, जहाँ पे गवर्नमेंट शेल्टर है। इसी के साथ एक कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।